अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अनीस हुसैन नॉर्थ कैंपस से हम मौजूद हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 10 के साथ। बेटे लास्ट पार्ट में हमने आपको ये बात बताई थी कि हम आपसे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमकेट स्टूडेंट्स। ईकेट वाले बच्चे सिर्फ पढ़ लीजिए, लेकिन एमकेट में बेटे बाकायदा इसके क्वेश्चंस आते हैं और केएमडीसी में इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनटीएस में इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, एनटीएस के टेस्ट में तो एनटीएस ने जब केएमडीसी का जिस वक्त एक सेपरेट टेस्ट हुआ था उस वक्त भी इसके क्वेश्चन एक आते आए हुए हैं, एक ही यू में इसके टेस्ट आते हैं। तो एमकेट के बच्चे जो हैं उनको जो है इसकी ज़्यादा तैयारी करनी है, इसको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें बेटे, पहली एप्लीकेशन है हमारे पास फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कोई केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अच्छा अब देखो एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज it is easy to predict whether the particular reaction will occur, will take place or not, will occur or not। तो ये प्रिडिक्ट कर सकता है। कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है ये हम सीखेंगे, और इसके ज़रिए से एमसीक्यूज़ भी बेटे हमें सॉल्व करने होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा अब ज़रा यहाँ देखिए, अब ज़रा यहाँ देखिए, हमारे पास एक रिएक्शन है, ये कॉपर है बेटे, और ये कॉपर जो है आयन एक्वस सॉल्यूशन में है। इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड कन्वर्ट्स इनटू द कॉपर सॉलिड, न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो प्लस आई है। बेटे ई नॉट की वैल्यू अगर प्लस हो तो इसका मतलब होता है कि रिडक्शन हुआ है। अगर ई नॉट की वैल्यू प्लस होती है तो इसका मतलब है कि रिडक्शन हुआ है। तो बेटे ये कॉपर का जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया। अच्छा जिंक एक्वस फॉर्म में है, व्हेन इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इट कन्वर्ट्स इनटू जिंक सॉलिड। ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, तो बेटे नेगेटिव अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल है ये, तो हम लिखते ही रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने लास्ट पार्ट में इसके ऊपर बात की थी। तो अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेटा देखो मेरा बच्चा, मैंने आपको क्या समझाया, विद द हेल्प ऑफ द साइन यू कैन डिटरमाइन आइदर द रिएक्शन इज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स द रिडक्शन एंड द नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स ऑक्सीडेशन। अच्छा अब मैं इस इक्वेशन को अगर रिवर्स कर दूँ, यहाँ से इसको पकड़ा और रिवर्स कर दिया, तो बेटे जिंक सॉलिड इधर आ जाएगा और ये दोनों हिस्से यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन स्टिल अभी भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। अच्छा चलो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, कॉपर एक्वस है, बेसिकली इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, इस वाले को और इस वाले को, प्लस जिंक सॉलिड ये रहा, प्लस अच्छा यूं लिख दो इसको, टू इलेक्ट्रॉन्स भी ना, प्लस जिंक सॉलिड है एरो। अब आ जाओ यहाँ पे क्या है, कॉपर सॉलिड, और यहाँ पे क्या है, जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कॉपर एक्वस कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड के अंदर, तो बेटे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को
नाम दिया जाता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को नाम दिया जाता है रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को नाम दिया जाता है रिडक्शन। और ये जो जिंक सॉलिड है बेटा इट कन्वर्ट्स इनटू जिंक एक्वस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से प्लस हो रही है, सो बेसिकली इट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का। ठीक है, अब इसको मैं सिंपल करके अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, और राइट, कॉपर +2 है, कॉपर 0 है, जिंक +2 है और जिंक एक्वस है। तो ओवरऑल मैंने इलेक्ट्रॉन्स हटा के ये ओवरऑल रिएक्शन लिखी है। अच्छा, अब इसका इस पूरे रिएक्शन का देखो, ये तो इंडिविजुअल रिएक्शंस थे ना, ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का। ठीक है, अब फर्ज कर लो कि अगर ऐसा हो जाए कि मैं एक जो है सेल यहां पर बनाता हूं, ये है जिंक, सॉल्यूशन ले लिया मैंने 1 मोलर जिंक सल्फेट, ये है मेरे पास कॉपर, और ये हो गया 1 मोलर कॉपर सल्फेट। दीज टू आर कनेक्टेड विद द सॉल्ट ब्रिज, ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, एंड यहां दे आर कनेक्टेड बाय पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के जरिए कनेक्ट होगा आपस में, दिस इज द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब यहां पे देखो समझना, पहले तो हम यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने देखा था, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर रहे थे ना, तो हमने हाइड्रोजन एक तरफ रखा था, एक तरफ जिसका मालूम करना होता था उसको रखते थे। लेकिन यहाँ पे तो इन दोनों का कलेक्टिव इफेक्ट आएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर रहे होंगे, तो ये जो शो कर रहा होगा रीडिंग, वो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट होगा। और वो कंबाइन इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट, वो कंबाइन इफेक्ट कैसे कैलकुलेट होगा, if you want to calculate that combined effect, तो बेटे E0 is equal to E0 oxidation plus E0 reduction। E0 oxidation की जो रियल वैल्यू है वो ये लिखेंगे 0.76 वोल्ट। E0 रिडक्शन की ये वैल्यू लिखेंगे 0.34 वोल्ट। अब इनको ऐड करेंगे, 6 + 4 10 का 0 कैरी 1, 7 + 3 10 + 1 11, तो बेटे 1.10 वोल्ट। यानी यहां से इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से, या इन दोनों के दो हाफ सेल्स के मिलने से जो एक कंप्लीट वोल्टाइक सेल बनेगा मेरे पास, एक गैल्वेनिक सेल बनेगा मेरे पास, तो बेटे उसमें जो है जो मेरे पास वैल्यू आएगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, बेटे वो 1.10 वोल्ट होगी। तो 1.10 वोल्ट लेने के लिए मैंने इन दोनों को आपस में मिला लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिंक है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। जो एनोड है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट होंगे, बिकॉज जिंक कन्वर्ट्स इनटू द जिंक आयन। और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और जहाँ रिडक्शन हो वो हमारा कैथोड होता है, और ये कैथोड हमारा पॉजिटिव है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेटे, और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैंने हिंट आप लोगों के लिए दे दिया है। अगर हमारे पास ओवरऑल वैल्यू E0 की, इस वैल्यू की बात कर रहा हूं, अगर E0 की ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है, तो बेटे इसका मतलब यह है
कि जो प्रोसेस है वो एनर्जेटिकली फिजिबल है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब फिजिबल है, और अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव है तो बेटे नेगेटिव वैल्यू का मतलब विल नॉट बी फिजिबल, तो ये फिजिबल नहीं होगा। गॉट इट? तो ये फिजिबल नहीं होगा। तो बेटे अब ये यहाँ तक हमारे पास ये पहली एप्लीकेशन हो गई कि विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन प्रेडिक्ट आइदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। रिएक्शन जो है हमारा वो फिजिबल है या नहीं है, ये हम जो है वो आपको बता सकेंगे। ठीक है बेटे, तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा अब कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ और ईएमएफ। ईएमएफ किसे कहते हैं? इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यू नो दैट, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप लोग। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल को हम जो है वो ईएमएफ कहते हैं। बेसिकली ईएमएफ जो है वो एनर्जी है जो कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती है। ठीक है, अच्छा, ये वो फोर्स है जो कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती है। बेटा अब पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई इलेक्ट्रोड हायर पोजीशन पे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर तो वो एनोड होगा। हायर मतलब अबव स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर है तो वो एनोड होगा, और अगर वो लोअर है, ठीक है, यानी कि लो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और लोअर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो उसकी पोजीशन अगर लोअर है तो बेटे वो कैथोड होगा। इसकी जो है अगर आप यू भी निकाल सकते हैं वैल्यू कि अगर आपके पास ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो बेटे इसका मतलब वो एनोड है और वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर आपके पास जो है ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो बेटे इसका मतलब वो कैथोड है और वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। हम आगे जाके देखेंगे कि जितने भी एनोड हैं उनमें ऑक्सीडेशन होता है, बट वो एक्ट करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये आगे जाके भी देखेंगे। और जितने भी कैथोड है उनमें रिडक्शन होता है और वो एक्ट करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटे एक पॉइंट यहाँ पे और नोट कर लो कि गैल्वानिक सेल जो है वो हमें क्वांटिटेटिव मेजर देते हैं किसका? रिलेटिव टेंडेंसी का ऑफ वेरियस रिएक्शन टू अकर। मैंने बताया था अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो बेटे हमारे पास जो है वो रिएक्शन फिजिबल है, नेगेटिव होगी तो नहीं होगा, तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अच्छा बेटे कैलकुलेशन कैसे करनी है? फॉर्मूला क्या है? ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ये दोनों वैल्यू हमेशा आपको गिवन होगी, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। लेकिन जब आप इनको ऐड कर रहे होंगे आपको साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना होगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ द वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ द सेल की बात हो गई। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
अच्छा बेटे, अब अगर यहाँ पे आप देखें कंपेरिजन ऑफ द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने के लिए जब हम कंपेयर करने जा रहे होते हैं, हाँ, तो बेटे उस वक्त ये थर्ड हमारा बिहेवियर है। अब देखो इसमें जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, वो हमें बताती है टेंडेंसी, किस चीज़ की टेंडेंसी, टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करनी। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इट ऑल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेंडेंसी, और कौन सी टेंडेंसी है, ऑफ ए स्पीशी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और जहाँ गेन इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस बात को मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के जरिए समझा रहा हूँ। यानी हमारे पास मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब अगर उनमें टेंडेंसी है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो ये हमें कहां से पता लगेगा, द वैल्यू ऑफ ई नॉट। तो अगर हमारे पास टेंडेंसी होगी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो हमारी ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी, और हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड होगा, या यूं कह लीजिए उस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगी, और वो जो इलेक्ट्रोड होगा हमारा वो इलेक्ट्रोड हमारा एनोड होगा। अच्छा, अगर फर्स्ट करो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो ई नॉट की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और बेटे यहां पे रिडक्शन हो रहा होगा, और जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो कैथोड होगा। ठीक है। अच्छा, अब जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोड है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हमारा कैथोड है इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं यहां पे लिथियम, हाइड्रोजन और फ्लोरीन ले लूं, ये हमारे पास लिथियम सबसे ऊपर है, फ्लोरीन सबसे नीचे, और बीच में हाइड्रोजन है। तो बेटे लिथियम से यानी हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं उन सब की वैल्यू नेगेटिव है, उनमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो सारे एनोड हैं और वो बिहेव करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट, और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी हैं उन सब की वैल्यू पॉजिटिव है और उनमें रिडक्शन हो रहा है, और वो सारे बिहेव करते हैं एज कैथोड, और बेटे वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गॉट इट? तो वो सारे के सारे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये हमारे पास जो है बेटे तरीक़ाकार है। ये पहला पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब आप इस पूरे हिस्से को नोट कर लीजिए, फिर हम रब कर देंगे।
मिटा दें। अच्छा, अब देखो, greater the value of standard reduction potential of a given species, तो बेटे greater is the tendency, उसकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी to accept electron, ठीक है, and undergo reduction and act as oxidizing agent। क्या मतलब? यानी फिर वही बात आ गई कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर हायर है तो बेटे यहां पे हायर का मतलब पॉजिटिव होगा। अगर हायर है, पॉजिटिव है, तो बेटे वहां पे ज्यादा टेंडेंसी होगी टू गेन इलेक्ट्रॉन, to get reduced and to act as oxidizing agent। फिर सुन लो, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हायर है, इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, तो बेटे वो पॉजिटिव होगी और उसमें ग्रेटर टेंडेंसी होगी, ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेट रिड्यूस एंड टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग। तीनों एक ही बात है, तीनों बातों का मतलब एक है। इसी तरह से अगर हमारे पास किसी स्पीशी की वैल्यू जो है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, उसकी लोअर वैल्यू है, यानी कि नेगेटिव है, तो उसमें लेस टेंडेंसी होगी टू गेन इलेक्ट्रॉन, to get reduced and to act oxidizing agent। इसके अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, यहां ज्यादा है तो ये होगा, कम है तो ये होगा। लेकिन इस बात को यूं कहना अच्छा नहीं लगता, तो इस बात को और दूसरे अल्फाज में कैसे कहेंगे? सेम बात कह रहा हूं, ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, to get oxidized, to act as reducing agent। Very important information, please note down। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बेटे मैं रब करने जा रहा हूं। अब हम फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी है रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स
रिएक्टिविटी के केमिकल जो है रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो बेटे इसके लिए याद रखिएगा जितनी बड़ी वैल्यू होगी, राइट, तो बड़ी नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है। तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए मेटल जो है जितनी बड़ी वैल्यू होगी तो क्या होगा, उतना ही छोटा होगा, उतनी छोटी टेंडेंसी होगी टू लूज इलेक्ट्रॉन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हायर है, राइट, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, टू चेंज इनटू द पॉजिटिव आइन। और बेटे इसी वजह से जो रिएक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। हाँ, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास लोअर है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी हायर होगी और बेटे जो हमारी रिएक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होगी। तो ये बात हो रही है सिर्फ मेटल्स की, ठीक है, मेटल्स की बात हो रही है, नॉन मेटल्स नहीं है। अच्छा देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, उनको आपको याद रख लें तो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। सिंध बोर्ड में तो बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है। इसको याद रखने के लिए हमने एक सॉन्ग बना लिया, मतलब सॉन्ग क्या है, एक ऐसी सेंटेंस बना लिया है, आप चाहें तो वैसे ही याद कर लें, चाहे तो जो है आप यहाँ से याद करेंगे तो फ़ायदा होगा। अब देखो लिखा गया है मैंने, लिटिल पॉटर, इट शुड बी तो क्या लिखा है, लिटिल पॉटर कैनेडियन स्टार मेड ऑल जेब्रा क्रिएचर इन कैंडी नाइस टाउन लैंड। ऐसी जुमला है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे आप जो है, आप चाहें तो इससे अच्छा कोई जुमला हो तो मुझे भी बताइएगा बेटे, आई विल थैंक यू, थैंक्स टू यू। लिटिल पॉटर कैनेडियन स्टार मेड ऑल जेब्रा क्रिएचर्स इन कैंडी नाइस टाउन लैंड। अच्छा, अब यहाँ पे लिटिल का मतलब हो गया लिथियम, पॉटर पोटाशियम, राइट, कैनेडियन। अब देखो हमारे पास जो है यहाँ पर कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम, तो ये हमारे पास जो है एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो इनको याद रख सकते हैं। मैं इसको एक दफ़ा सबको लिख दूं शुरू से लेकर आखिर तक एलिमेंट्स को। तो देखो बेटे, लिटिल पॉटर कैनेडियन स्टार, अब इन सब के आगे लिख दिए, लिटिल मतलब लिथियम, पी मतलब पोटाशियम, सी मतलब कैल्शियम, एस मतलब सोडियम, एम मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्युमिनियम, जेड मतलब जेब्रा क्रिएचर, क्रोमियम आयन। बेटे ये फेरस का मतलब ये होता है कि यहाँ +2 चार्ज होगा, ठीक है। तो ये बात याद रख लीजिए, अपने पास लिख लीजिए, जब आयन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसके नाम के आखिर में OUS लगता है, और जब आयन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसके नाम के आखिर में IC लगता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फेरस है बेसिकली, कैंडी, कैडमियम, नाइस, निकल, और टाउन टिन यानी SN, इसका सैंपल है स्टेनस, और बेटे लैंड लेड। अब ये हमारे पास जो आ गया है बीच में, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर बेटे क्यूर मतलब Q+2, इसको क्यूप्रस पढ़ेंगे, क्यूप्रिक पढ़ेंगे, हायर है, और इसे क्यूप्रस पढ़ेंगे, राइट। और I2 जो है बेटे हमारे पास आयोडीन है, I2 आयोडीन, I मतलब आयोडीन फादर,
अच्छा ये देखो क्यूट क्यूट आई फादर सिस्टर मदर ब्रदर कॉल गोल्ड फैमिली। अब ये ऐसी मतलब है, ऐसे कोई और अच्छा जुमला बना सकें तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वैसे ही याद करने बहुत अच्छी बात है, बस एग्जाम में आपको याद हो। फादर सिस्टर सिल्वर, मदर मर्करी, ब्रदर ब्रोवीन, कॉल क्लोरीन, गोल्ड फैमिली फ्लोरीन। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये जो ऊपर से नीचे आ रहे मेटल्स की बात कर रहा हूं, तो बेटे ऊपर से नीचे आते हुए जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हुई। ऊपर से नीचे आते हुए जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हुई। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आते हुए जो रिएक्टिविटी है वो हमारे पास डिक्रीज होती है। अब वो जो हाइड्रोजन के करीब हैं, है ना, देखो ये जो हाइड्रोजन के करीब हैं, ये हो गए, तो इनकी रिएक्टिविटी कम होगी, ये लेस रिएक्टिव होंगे, ठीक है। या जिन मेटल्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है उनकी रिएक्टिविटी कम होगी, और जिनकी कम वैल्यू है, लोअर वैल्यू है, जैसे मैंने यहां बताया, तो बेटे उनमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे पास, जैसे लिथियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, राइट, जिंक है, क्रोमियम है। क्रोमियम भी, इसकी भी लेस रिएक्टिविटी होती है आपके पास जो है, मतलब रिलेटिवली लेस होती है। तो जो हाइड्रोजन के इतना करीब होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, या जिसका पॉजिटिव होगा। ये यूं समझ लीजिए, ये आसान तरीका है कि भाई आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कम, रिएक्टिविटी कम। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी मैंने बोल दिया, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है कम होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो बेटे इसे अपने पास नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मिटा दें? चलिए बेटा आगे चलते हैं फौरन। अब हमारे पास एक दो प्रॉपर्टीज, एक दो एप्लीकेशन और रह गई हैं, वो भी कर लेते हैं। अच्छा बेटे, अब ये लास्ट 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास एप्लीकेशन के, इसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। बेटे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन है मेरे बेटा। देखिए हमारे पास जो है, अगर ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू हाई है, ज़्यादा है, तो बेटे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कम होगी, रिएक्टिविटी कम होगी। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, लास्ट एप्लीकेशन में पढ़ा था। और बेटे डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, यानी रिएक्टिविटी विद एसिड बहुत कम होगी। अच्छा, अगर ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू ऑन द अदर हैंड कम है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और हमारे पास जो है हाइड्रोजन डिस्प्लेस करने की सलाहियत ज़्यादा होगी। अब देखो ये गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, इनका क्या है, इनका ई नॉट रिडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ई नॉट रिडक्शन ज़्यादा होने की वजह से दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। अच्छा, और यहाँ पे अगर देखो जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो बेटे ये हमारे पास ऊपर होते हैं, हाइड्रोजन से बहुत ऊपर हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, यानी इनके ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव में होती है, बहुत कम होती है। सो दे कैन इजीली लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ठीक है। तो ये कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनका एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, विग्रस रिएक्शन होता है, और हाइड्रोजन इजीली लिबरेट हो जाती है। तो बेटे ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको भी याद रखिए। फिर एक और बात यहाँ पे याद रख लें कि मेटल जो है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे
हमारे पास जो है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो बेटे जिंक ऊपर है और जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है और कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। ठीक है, अभी हमने आपके सामने इससे पहले लिस्ट लिखी हुई थी पूरी। तो जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है हाइड्रोजन से। ठीक है, अच्छा अब देखो होगा क्या। हमारे पास जिंक सॉलिड है, इसको ऐड किया एक्वस कॉपर के अंदर। ठीक है, कॉपर का कोई भी कॉपर सल्फेट कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन था, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद जो है वो इसके एनाइन के साथ बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, यानी सोल्यूशन एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, और कॉपर जो है बेटे वो अलग हो जाएगा। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन बेटे नीचे वाला जो है वो बेटे जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि अगर वाइस वर्सा हम करना चाहें, कॉपर एक्वस है, जिंक सॉलिड है, तो अगर मैं यूं करना चाहूं कि कॉपर एक्वस जिंक का इलेक्ट्रॉन ले ले या जिंक को डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है बेटे, इस तरह से जो है वो नहीं होगा। जिंक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज़्यादा है और कॉपर में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी जो है वो कम है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इससे पहले भी हमने एक रिएक्शन देखा था, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर जिंक का रिएक्शन मैग्नीशियम सल्फेट से करवा दो, तो मैग्नीशियम और ऊपर है, मैग्नीशियम जिंक से भी ऊपर है। ठीक है, तो लिहाजा बेटे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर ये होगा मैग्नीशियम प्लस जिंक सल्फेट, तो बेटे ये रिएक्शन पॉसिबल है, यानी ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। बेटे इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मिटा दें बेटे। बेटे हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। You must know the difference between the oxidation number and valency. I will try to explain in this topic what is the difference, but you should note down the difference yourself between oxidation and the valency. बेटे ऑक्सीडेशन नंबर हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज को। बेटे फॉर्मल चार्ज का मतलब है कि ये रियल चार्ज नहीं है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज का मतलब ये होता है कि ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट या अकॉर्डिंग टू द नेबरिंग एटम जो है वो हमारे की एटम ने अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, या हमने उसे असाइन कर दिया है। ठीक है, तो लिहाजा ये परमानेंट चार्ज नहीं है, ये रियल चार्ज नहीं है। ऑन एन एटम, किसी भी एटम के ऊपर, इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में। ठीक है, और इवन आइन अंडर कंसिडरेशन, इसे हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। बेटे अब ज़रा समझो बात को कि जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। बेटे हमारे पास कंपाउंड ज़्यादातर दो तरह के होते हैं, एक तो आयोनिक होते ही हैं और दूसरे कोवैलेंट होते हैं। अब ये हम मान के चलेंगे कि वो आयोनिक हो या कोवैलेंट हो, हमने उनको क्या मानना है, आयोनिक। हालांकि ये बात याद रहे नो कंपाउंड is completely
आयोनिक। कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता। तो ऑल कंपाउंड्स आर इमेजिन टू बी आयोनिक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे कंपाउंड्स को आयोनिक होना चाहिए, हम मान के चलेंगे, ये हमने मान के चलेंगे। अच्छा बेटे, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्या मतलब इस बात का, यहां देखिए बेटे, ये हमारे पास H2O का स्ट्रक्चर है, ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर मैंने बनाया है H2O का। ठीक है, आप चाहें तो इसको यूं भी दिखा सकते हैं। अब यहां पे जो ये पेयर आपको नजर आ रहे हैं, ये दो पेयर, ये दोनों के दोनों जो पेयर्स हैं आपके पास बेटे, ये आपके पास जो है वो शेयर्ड पेयर हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का। लेकिन हम जब रूल्स पढ़ेंगे या हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट का काम करेंगे तो हम कहेंगे चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इट इज़ 3.5, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, आई एम सॉरी, इट शुड बी 2.1। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बेटे इलेक्ट्रॉन उसका हिस्सा माना जाएंगे, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो कि हाइड्रोजन के हैं, अब वो बॉन्डिंग के बाद ऑक्सीजन के माने जाएंगे। तो चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा -2, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2 की। क्यों, फिर सुन लो कि हम यहाँ पर इस बात को मान के चलेंगे कि जिसकी कोवेलेंट कंपाउंड्स में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसके होंगे। देखो मैंने इस पॉइंट को लिखा है, इन कोवेलेंट कंपाउंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर कंसीडर्ड टू बी ओन्ड बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन ने दिए हैं वो ऑक्सीजन के माने जाएंगे। सिंस ऑक्सीजन अटेन्स टू मोर इलेक्ट्रॉन एंड इट्स बेयर अ -2 चार्ज, while each hydrogen loses its one electron, hence it bears a +1 charge। बोलो बेटे, बात समझ में आई? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन उसके। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर बेटे पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जबकि वैलेंसी याद रखना, ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। हाँ, वो जीरो हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल नहीं होता वैलेंसी के अंदर। जैसे ये फॉर्मल चार्ज है तो वैलेंसी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। इट इज नॉट फिक्स्ड लाइक द वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी फिक्स होती है बेटे, बट हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है ये वेरी कर रही होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एटम्स। तो बेटे ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आपसे डिस्कस किए। अब हम ये चाहते हैं कि हम आगे चलें। ओके, अब एलिमेंट जो कि फ्री स्टेट में होते हैं, तो अभी रूल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। रूल्स ऐसे लिख ले, रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। Rules to determine oxidation state। सुनिए बेटे, एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स फ्री स्टेट के अंदर हैं। जब एलिमेंट फ्री स्टेट के अंदर होंगे तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटे वो जीरो होगी। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है सोडियम Na तो जीरो है, आपके पास क्लोरीन जीरो है, कॉपर जीरो है, गोल्ड जीरो है, मैग्नीशियम एलिमेंट की फॉर्म में जीरो है, सल्फर एलिमेंट की फॉर्म में है जीरो है। सो एलिमेंट्स की फ्री स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जीरो। अच्छा, जो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं उनका सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। जैसे अगर मैं बात करूं सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जो सल्फर है और ऑक्सीजन है बेटे -2, ठीक है, टेकन S4, ठीक है, टेकन S4 -2 है। तो हमारे पास जो है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे
तो जो है यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ओवरऑल जो इस पर चार्ज आ रहा होगा तो कितना आएगा सल्फर पर? शुड बी +8। देखो जरा गौर से, सॉरी ये SO4 मैंने लिख दिया, इट शुड बी SO2। आई एम सॉरी, तो बेटे +4। तो अगर आप ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे +4 और +-2 × 2 = 0। +4 सल्फर का है, O-2 और 2 ऑक्सीजन है तो इसलिए 2 आ गया, सिंप्लीफाई करोगे 0 आएगा। तो जो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं उनकी सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जैसे एक एग्जांपल और देख लें आप लोग, बेटे H2SO4 है तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन, इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। ठीक है, अच्छा अब आइए ऑक्सीजन पे बात कर लेते हैं। बेटे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 99% सब्सटेंसेस के अंदर O-2 होती है। 99% सब्सटेंसेस के अंदर O-2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक हो गया। अच्छा मजे की बात, जब भी आपको पुट करनी होगी वैल्यू, यानी O की जगह जब भी आपको रखना होगा तो आप -2 रखोगे। अच्छा कुछ एक्सेप्शंस है। मजे की बात यह कि एक्सेप्शंस की जब बात होगी तो आपको O निकालना होगा, O रखना नहीं होगा। सुन लो बेटा, जब एक्सेप्शंस का सवाल बनकर आएगा ना, तो एक्सेप्शन का सवाल, ये MCAT और ECAT दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बात, कि जब एक्सेप्शन का सवाल बनकर आएगा, यानी मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछता है कि OF2 की बात करता है, तो OF2 में वो F की नहीं पूछेगा, वो O की पूछेगा। Na2O2 में वो Na की नहीं पूछेगा, वो O की पूछेगा। तो जब एक्सेप्शंस की बात होती है तो वो ऑक्सीजन के लिहाज से, जो कि एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो वो ऑक्सीजन की पूछेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मुझे रखनी पड़ेगी वैल्यू तो मैं -2 रखूंगा ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शंस क्या है बेटा? ये जो फ्लोरीन है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, the fluorine is the most electronegative element. Fluorine is the most electronegative element होगा। ठीक है, अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से तो बेटे फ्लोरीन पे तो कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता। फ्लोरीन नेवर बी पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव होगा। तो बेटे अब देखो यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, कितने फ्लोरीन है? 2 है ना, तो -2 ओवरऑल चार्ज होगा। तो लिहाजा -2 को काउंटर करने के लिए ऑक्सीजन पे कितना होना चाहिए? टू काउंटर -2 ऑक्सीजन पे +2 होना चाहिए। ऑक्सीजन मस्ट बेयर अ +2 चार्ज। ठीक है, तो अब यहां पे समझ में आ गया कि O पे प्लस क्यों आ रहा है, क्यों एक्सेप्शन है? बिकॉज द फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। अच्छा अब देखो यहां पे Na2O2 में, बेटे Na2O2 में जो सोडियम है इस पे +1 है, एंड हाउ मेनी सोडियम वी हैव 2 सोडियम। सो टू काउंटर इट, ऑक्सीजन के ऊपर कितना होना चाहिए? इसको काउंटर करने के लिए बेटे -1 होना चाहिए। भाई क्यों -1 होना चाहिए? क्योंकि -2 + 2 बराबर हो जाएंगे। अच्छा तो -1 क्यों है? वजह क्या है बेटे? हमारे यहाँ पे वजह जो चीज़ बनेगी वो ये बनेगी, यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन है उनमें आपस में बॉन्ड बना हुआ होता है, और फिर ये ऑक्सीजन अलग सोडियम से कनेक्ट है, ये ऑक्सीजन अलग सोडियम से कनेक्ट है। तो Na2O2 का स्ट्रक्चर जो है वो इंशाल्लाह मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, जब तक पोटाशियम सुपर ऑक्साइड पे बात करते हैं। इट्स अ सुपर ऑक्साइड। तो बेटे सुपर ऑक्साइड में ये बात फिक्स्ड है, और आपको याद रखनी पड़ेगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1/2 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चाहें तो देख लें कि भाई पोटाशियम पे तो +1 होता है क्योंकि ग्रुप 1 का मेंबर है, एक ही पोटाशियम है, और यहाँ -2 × 2 कर देंगे तो आपका -1 आंसर आएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेटे कुछ बातें थी
right, related to the ऑक्सीडेशन नंबर के रूल से रिलेटेड। अब हम इसको नोट करेंगे और आगे चलेंगे बेटे। मिटा दें। मेरे बच्चों, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होती है और +1 भी होती है। इट्स वेरी सिंपल कि जब हाइड्रोजन जो है वो मेटल्स के साथ होगा तो बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, और जब वो नॉन मेटल्स के साथ होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होगी। ठीक है, एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, तो +1 होगी। अच्छा, अब सुनो बेटे, यहाँ पे हाइड्रोजन की -1 क्यों है, उसकी वजह क्या है, यहाँ पे देख लो बेटे। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, हाइड्रोजन की वो ग्रेटर होती है मेटल्स के से, तो लिहाजा -1 साइन आता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी EL लिखना चाहिए मुझे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की लेस होती है जनरली नॉन मेटल से, तो लिहाजा इस पर +1 चार्ज आता है। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, NaH या CaH2 और यहाँ पे HCl और H2, तो अगर आप यहाँ देखें तो Na सोडियम पॉजिटिव है, तो लिहाजा इसके ऊपर +1 है तो यहाँ -1 होगा। कैल्शियम +2 है तो यहाँ पे -1 टेकन ट्वाइस। हाइड्रोजन +1 है, Cl -1, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है तो यहाँ पे +1 × 2। तो देखिए मेटल्स के साथ जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और नॉन मेटल के साथ जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जा रही है। अच्छा, अब अगर बात की जाए हैलोजन्स की, आप जानते हो बेटे कि हैलोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं X से, और ये 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। अब इसमें आप फ्लोरीन को अलग कर सकते हैं और बाकी तीनों को अलग कर सकते हैं। वजह बेटे, फ्लोरीन जो है हमारे पास द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो ऑलवेज -1, इसमें -1 चार्ज आएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है OF2, राइट, व्हाट वी हैव OF2 लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है O पर -2 होगा, F पे -1 × 2, तो देखिए आप यहाँ पे -1 चार्ज आ रहा है O के मुकाबले में, सॉरी O पे +2 होगा, आई एम सॉरी। ठीक है बेटे, तो ये इस तरह से जब हम बात करेंगे तो इस तरह से हमारे पास जो है ये सिचुएशन क्रिएट होगी। तो बेटे, अब अगर आप यहाँ देखिए तो हमारे पास SF6 है, तो SF6 के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। देख सकते हैं कि S में F की जो है वो -1 होगी, टेकन 6, तो इस पे +6 आ जाएगा। इसी तरह Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, तो Cl पे +1 होगा और F पे -1। लेकिन जो अदर हैलोजन्स हैं हमारे पास, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, तो इन पर यूजुअली -1 होती है। फिर मैं कहूँगा जैसे बेटे 99% जो है केसेस में, फ्यू एक्सेप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है। अच्छा, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4 मैंने दे दिया।
अच्छा, इनके नाम जो है ना बेटे आप सब याद रखेंगे, एमकेट और ईकेट वाले बच्चे जितने भी हैं, कि HOCl हाइपोक्लोरस एसिड है, HOCl2 क्लोरस एसिड है, HClO3 क्लोरिक एसिड है और HClO4 जो है वो परक्लोरिक एसिड है। अच्छा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैं यहाँ निकालना सिखा देता हूँ, ये आप कॉपी कर चुके होंगे। देखो बेटे, जैसे HOCl है तो इसमें Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, H प्लस O प्लस Cl, ओवरऑल जीरो क्योंकि ये न्यूट्रल है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे H के ऊपर बेटे +1 आएगा क्योंकि वो नॉन मेटल्स के साथ कनेक्टेड है। O की जगह मैंने कहा था हमेशा जब आपको रखना होगा तो आप -2 रखेंगे और Cl मुझे पता करना है, इक्वल्स टू 0। सो +1 माइनस का 2 प्लस का Cl इक्वल्स टू 0, राइट। माइनस का 1 प्लस का Cl इक्वल्स टू 0, Cl इज इक्वल टू +1। तो Cl जो है वो हमारे पास +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +1। अब ये अनयूजुअल बिहेवियर है, +1। अच्छा, HClO2 देख लो बेटा, HClO2, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, बस सिर्फ एक फर्क पड़ेगा। तो H प्लस Cl प्लस 2O इक्वल्स टू 0। और बेटे हमारे पास जो है यहाँ पर H की ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम रखेंगे वो +1, Cl हमें मालूम करना है 2, O की जगह -2 इक्वल्स टू 0। तो प्लस का 1 प्लस Cl माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। Cl माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, Cl इज इक्वल टू प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी, +3। अच्छा, HClO3 देख लो, HClO3, H प्लस Cl प्लस 3 ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0, H प्लस का 1 प्लस Cl प्लस 3 माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, प्लस का 1 प्लस Cl माइनस 6 इक्वल्स टू 0, Cl माइनस 5 इक्वल्स टू 0, Cl इज इक्वल टू +5। तो बेटे ये हमारे पास आ गई। एक आखिरी देख लेते हैं इसके ऊपर, +5। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। HClO 4 कर लेते हैं, तो H प्लस Cl प्लस O इक्वल्स टू 0, 4O, ठीक है। ये 4 ऑक्सीजन है, सही से लिख देते हैं आगे आपको नज़र आ जाए। प्लस का 1 और Cl मालूम करना है, प्लस का 4 माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, प्लस का 1 प्लस Cl माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, Cl माइनस का 7 इक्वल्स टू 0, Cl इज इक्वल टू +7, राइट। तो ये हमारे पास जो है बेटे जो है एग्जाम्पल्स थी हाइड्रोजन्स की। अब जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाएंगे। मिटा दूं, शुड आई रब इट? वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा बेटी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रूल नंबर क्या है बता दे भाई। रूल नंबर, ओके, रूल नंबर 6 है कि देखिए पॉली एटॉमिक आइंस, जो हमारे पास पॉली एटॉमिक आइंस होते हैं, उन पॉली एटॉमिक आइंस के लिए हम यहाँ पे रूल ये है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स
is equal to charge on polyatomic ion. Sum of oxidation states is equal to charge on polyatomic ion. बेटे जैसे अगर मैं बात करूं सल्फेट -2, राइट, तो सल्फेट -2 में सल्फर +4 ऑक्सीजन -2, तो सल्फर अपनी जगह पे है, 4 ऑक्सीजन -2। देखा मैंने ऑक्सीजन के लिए जब भी कहा था, जब भी आप रखेंगे -2, अभी ओवरऑल -2 जो चार्ज था ना, ये जो ओवरऑल -2 चार्ज था वो मैंने यहाँ शो कर दिया। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द चार्ज। तो अब यहाँ पे जो है वो सल्फर एज इट इज प्लस माइनस माइनस 4 2 8 इक्वल्स टू -2, सल्फर एज इट इज -2, इसको वहाँ भेज दें, प्लस का 8 हो जाएगा, सल्फर इज इक्वल टू प्लस का 6 हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा जी, एक और बात कर लेते हैं बेटे, फॉस्फेट के ऊपर बात कर लेते हैं, PO4-3 के ऊपर बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे -3 ओवरऑल चार्ज है, तो फॉस्फोरस प्लस 4 ऑक्सीजन इक्वल्स टू -3। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस प्लस 4 ऑक्सीजन -2 इक्वल्स टू -3। सो फॉस्फोरस प्लस माइनस माइनस 4 2 8 इक्वल्स टू -3। फॉस्फोरस इज इक्वल टू -3 प्लस का 8, फॉस्फोरस इज इक्वल टू प्लस का 5। बोलो बेटे, बात समझ में आती है? सो दिस इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस प्लस 5। तो बेटे इस तरीके से हम पॉलीएटॉमिक आयंस की जो है वो हम बात करते हैं। अब इसको कॉपी कीजिए, तो मैं लास्ट रूल की तरफ चलता हूँ। बेटे लास्ट हमारे पास रूल है, रूल नंबर 7। देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो है ग्रुप 1A के मेंबर्स हैं। हम ग्रुप्स को ले लेते हैं, जैसे पहला है 1A, तो 1A के अंदर हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम को नहीं लेते, रेडियो एक्टिव होने की वजह से हटा देते हैं उसे। तो बेटे इन सब के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ये हमने सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी देखा है। सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 21 को जाके देखिए, वहाँ पे प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 1A की जो है वो +1 है। इस तरह ग्रुप 2A की बात अगर मैं करूँगा बेटे, तो दीज आर अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, सेम द वैल्यूज आर गिवन, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट इज गिवन ऑन पेज नंबर 21 सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। तो बेटे यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम है। सो बेसिकली इट्स +2 +2 +2 +2 +2, गॉट इट? एंड 3A, so 3A is aluminum, so aluminum is +3। ठीक है, एल्युमिनियम वैसे तो यहाँ पे और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, लेकिन हम इनके जिक्र नहीं करता, हमें अमूमन एल्युमिनियम का ही काम होता है, तो इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। तो बेटे ये आपके पास जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूल्स हो गए। अब एक दो इम्पॉर्टेंट बातें और कुछ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊँगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर मैं आगे जाऊँगा एंड आई होप कि इट विल बी एनफ फॉर यू। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो मिटा दूँ? अच्छा भाई, अब जो है बेटे नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सरसाइज है और कुछ इंपॉर्टेंट बात। बेटे अब ज़रा यहाँ देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली एन इमेजनरी नंबर है। ये एक इमेजनरी नंबर होता है, मैंने पहले ही बताया था, फॉर्मल चार्ज है। और इसका काम क्या होता है? इट रिफ्लेक्ट्स, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंट, एक्सटेंट कौन सी? कि एलिमेंट जो है कितना ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। तो एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन,
को शो करता है, एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को शो करता है। बेटे अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन फॉर्म जो है कोई एलिमेंट है और उसकी ऑक्सीडेशन फॉर्म मोर पॉजिटिव है, कोई एलिमेंट है और उसकी ऑक्सीडेशन फॉर्म जो है वो मोर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो है उसमें जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और किसी की रिडक्शन फॉर्म मोर नेगेटिव है तो इसका मतलब उसमें रिडक्शन हो रहा है। बेटे अब आपके लिए एक छोटा सा काम है, होमवर्क है, आपने सॉल्व करना है, ठीक है। बुक की एग्जाम्पल जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं पेज नंबर 210 और 211 पे 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। प्रोग्रेस टेस्ट के नाम से आपकी बुक के हर चैप्टर के आखिर में एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, तो पेज नंबर 225 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, ये आपने बेटे करना है। तो ये काम जो है, ये होमवर्क है, ये आपने जैसे ही ये लेक्चर आप देखें तो आप इसको सॉल्व करके ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। फिर आपका जो है वो आखिर तक आपको इसको रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा बेटे एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि बीच बीच में मैं बता चुका हूँ, लेकिन जो कि बुक की तरतीब के लिहाज से यहाँ पे ये इसके बाद आ रहा है तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन की बात हो रही है बेटे, और अब यहाँ पे हमारे पास जो है, वैसे तो मैंने आपको एक जुमला बताया था, अगर आपको याद हो शुरू में, ऑयल रिग, है ना, एक ये जुमला बताया था कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक जुमला ये मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे ज़रा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो है कब कब हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और कब कब हम कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। तो बेटे दो कॉलम्स बना देते हैं, एक कॉलम हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन का और दूसरा कॉलम हमारे पास आ जाएगा रिडक्शन का। एक कॉलम है हमारे पास ऑक्सीडेशन का और दूसरा कॉलम है हमारे पास रिडक्शन का, ठीक है। अच्छा अब ऑक्सीडेशन के लिए बेटे देखो, सबसे पहला तो हमने ये देखा था कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है कि हमारे पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे Fe+2 है, फेरस से बेटे फेरिक हो गया, तो ये हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। या जिंक जो है वो कन्वर्ट हो गया जिंक पॉजिटिव के अंदर +2 के अंदर, तो 0 से +2 इंक्रीज है। अच्छा थर्ड है बेटे हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन जो है जो हमारे पास है OXYGN, गेन ऑफ ऑक्सीजन जो है, ये एग्जाम्पल है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन प्लस SiO2, सो इट गिव्स इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ लॉस हुआ तो ये रिड्यूस हो गया। एक और बेटे छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो अमूमन हम ऊपर वाली दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं, लेकिन ये चारों में से कुछ भी हो रहा हो तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसी तरह रिडक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट है। असल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी चीज़ रिड्यूस हो रही है। जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात होगी तो दोनों साथ साथ होंगे, इसीलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कलेक्टिवली रिडॉक्स कहा जाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कलेक्टिवली रिडॉक्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटे। इसी तरह से डिक्रीज इन OS ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल Cl2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। जितने भी डायटोमिक होते हैं, ठीक है, जितने भी डायटोमिक होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, जैसे F2,
Cl2, Br2, I2, इसके अलावा H2, O2, N2, ये सारे डायटॉमिक कहलाते हैं। और जितने भी डायटॉमिक होंगे बेटे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज़ीरो होती है। ठीक है, तो 3 लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है, याद रखिएगा। 3 लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है, एलिमेंट्स की, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की और कंपाउंड्स की। अच्छा, अब Cl2 से Cl-1 हो गया, क्लोरीन से क्लोराइड बन गया, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से माइनस में चले गई। माइनस में जाने का मतलब डिक्रीज हो गई, तो इसे हम रिडक्शन का नाम देंगे। ठीक है, थर्ड है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेटे लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से गेन ऑफ हाइड्रोजन, gain of hydrogen is also an example of reduction. Got it? अच्छा, फिर सुनिए कि हमारे पास जो है इसके अलावा जो है हमारे पास और क्या चीज़ें हैं। बेटा फर्ज करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अभी आपने एग्जाम्पल देखी भी थी कि कॉपर +2 है, इसका रिएक्शन हुआ जिंक के साथ। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। अभी हमने थोड़ा सा पहले इस रिएक्शन को देखा था। तो कॉपर जो है वो न्यूट्रल हो गया और जिंक जो है हमारे पास कन्वर्ट हो गया +2 में। तो अब अगर मैं बात करूं कॉपर और जिंक की, तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ +2 हो गई। बेटे 0 से +2 का मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। और बेटे जो यानी ये जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, और जहाँ ऑक्सीडेशन हो यानी जो ऑक्सीडाइज हो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पे देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ देखें ये कॉपर है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्यों? +2 से यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? 0। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जहाँ रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन OS ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि देखो +2 से 0 हो रहा है। तो बेटे ये हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात की। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम जो है बेटे इसको पहले नोट कर ले, फिर मैं आगे चलता हूँ। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो बेटे अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास जो है हमने 2 टॉपिक कवर किए। एक हमने एप्लीकेशन ऑफ ECS यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस किया, और दूसरा हमने ऑक्सीडेशन नंबर और क्या होते हैं यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है
ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और उसके रूल्स क्या हैं, और फिर कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने असाइनमेंट्स दिए। तो ये काम हमने आज की क्लास में किया, इस पार्ट में किया। तो बेटे मैं जो है यहाँ से जो है आपसे इजाज़त चाहूँगा बेटे। नेक्स्ट क्लास में जो है यानी नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।